हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। और इस एक वीडियो में मेरा ये मानना है, और वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा, तो लगभग 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो, अकेले एक वीडियो से हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले ये कुछ नोट्स हम देखते हैं, और यहाँ पर हम नोट्स को पढ़ेंगे और मैप में जाके उन्हें करेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। पॉइंट भी नोटेड, उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो चलिए हम देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आखिरकार होता क्या है, और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, और किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए 37, यहाँ पर देखिए आप 37/6 से, ये ऊपर 37/6 से, और हम लोग इस तरह पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 8 मिनट 4 अक्षांशीय विस्तार। तो ग्लोब पे हमेशा आप देखिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता क्या है। तो हम थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा ग्लोब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अक्षांशीय रेखा है, मतलब जो आड़ी खींची जाती है ग्लोब पे, मतलब सर्किल करके इस तरीके से। और देशांतरीय विस्तार है ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर खड़ी खींची जाती हैं इस तरीके से। आपको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। अक्षांशीय रेखाएं ये होंगी, आड़ी खींची जाती हैं जो, और देशांतरीय रेखाएं ये होंगी जो खड़ी खींची जाती हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग आप लोग समझ चुके होंगे कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखाएं होती क्या हैं। अक्षांशीय ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर आड़ी खींची जाती हैं, और देशांतरीय जो खड़ी खींची जाती है। तो चलिए हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसी प्रकार हम देशांतरीय विस्तार हमारा देखेंगे 68 अंश 7 मिनट से पूर्वी देशांतर, 97 अंश 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसको हम दोबारा से मैप में जाके देखेंगे हमारा अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये देशांतरीय विस्तार है। यहाँ पर देखिए 68 एंड यहाँ पर 97 25 मिनट। तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है आगे महत्वपूर्ण। कर्क रेखा 23 सही 30 उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा, अब आप देखेंगे कर्क रेखा जो अक्षांश हमने पढ़ा कि जैसा कि ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। तो जो 23 अंश 30 मिनट की जो उत्तरी अक्षांश की रेखा है वो भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है, उत्तर एवं दक्षिण। तो हम देखते हैं कर्क रेखा कहाँ पर है और इसका विस्तार क्या है। तो ये देखिए आप इस समय, ये हमारी कर्क रेखा है ये, और यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए अक्षांश 24 है, इसके नीचे आएंगे तो 23 सही ये अक्षांश है, 23 सही 30 जो हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। जैसा कि आपको पता है कि अक्षांश ग्लोब पर आड़ी खींचे जाने वाली रेखाएं हैं। तो ये देखिए ये कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा भारत के लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप नोटिस कर लीजिए। भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है, और इन 8 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर ये गुजरती है? तो लगभग मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो आप इसको देख लीजिए, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि अक्षांश रेखा क्या है और ये किस तरीके से भारत को 2 भागों में काटती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, कर्क रेखा हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना अंतर है? 30 अंश का अंतर है। तो ये अंतर निकाला गया है। तो हमेशा कई बार क्वेश्चन बनता है, प्री बेस फैक्ट है ये। तो भारत के उत्तरीय एवं भारत के देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 अंश का अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं 5th नंबर का हमारा पॉइंट, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार, मतलब पूर्व से पश्चिम विस्तार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम दोबारा से मैप पे आएंगे, हम
कोशिश करिए कि ज्योग्राफी कभी भी आप समझें यूजिंग मैप, मैप से आप उसे समझ ही नहीं जाएंगे, अपने आप में आत्मसात कर लेंगे और आप फिर कभी भी भूलने के चांसेस नहीं बनेंगे आपके। ज्योग्राफी स्पेशली ज्योग्राफी में कोशिश करिए कि मैप का प्रयोग किया जाए। तो ये देखिए भारत का, ये देखिए 2933 किलोमीटर ये है हमारा, ये पूर्वी हिस्सा कहलाता है भारत का, ये पश्चिमी हिस्सा 2933 किलोमीटर, और ये देखिए उत्तर से दक्षिण हिस्सा हमारा 3214 किलोमीटर। ये देखिए ये जो उत्तर से दक्षिण हो गया और ये हो गया पूरब से पश्चिम हमारा हो गया 2933 किलोमीटर, और ये हो गया हमारा उत्तर से दक्षिण। ये हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं, कौन सा सबसे दक्षिणतम है, कौन सा अभी आगे आएगा। चलिए देखते हैं, ये हमने देख लिया 3400 किलोमीटर विस्तार है। इसके बाद देखते हैं हम 22 अंश उत्तरी अक्षांश के दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम विस्तार घटता हुआ, मतलब जो दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो विस्तार घटता हुआ था, जैसा कि आपने मैप में देखा है। अब आते हैं हम भारत के दक्षिणतम बिंदु, जो कि कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु हम आपको दिखाते हैं इन मैप। तो ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, मैप को ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है, जो दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। 2004 में ये डूब गया था, जो सुनामी आई थी उसमें ये डूब गया था, मगर आज भी दक्षिणतम बिंदु इसे ही माना जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 8वां पॉइंट हमारा मुख्य भूमि की तटीय लंबाई। तो आप ध्यान रखिए, तटीय लंबाई इसमें हमारी खबर हो रही है। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे कि क्या अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, कितना पूर्व से पश्चिम इसकी दूरी है, उत्तर से दक्षिण इसकी दूरी है। अब हम देखते हैं इसकी तटीय लंबाई। तो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों को मिलाकर तट की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो ये है मुख्य भूमि और तट की कुल लंबाई। तो आप समझेंगे मुख्य भूमि की लंबाई और द्वीपों को मिलाकर। तो आइए हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, मुख्य भूमि क्या है और द्वीपों को मिलाकर तट की लंबाई को हम किस तरीके से इसमें माप रहे हैं। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये जो पूरा यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये पूरी तटीय लंबाई ये हमारी हो जाएगी, जो कि हमने देखी अभी। अब देखिए यहाँ पर ये जो लंबाई होगी हमारी 6100 किलोमीटर, और इसके बाद देखते हैं द्वीपों को मिलाकर कितनी होगी, 7516.6 किलोमीटर। तो इसको यहाँ पर आइए हम देखते हैं द्वीपों को मिलाकर, मतलब यहाँ पर हमारे ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है इनको, और ये पूरी तटीय भूमि, इसको पूरा मिला के यहाँ पर लक्षद्वीप, इन सबको मिला के जो दूरी होगी हमारी भारत की तटीय दूरी जो होगी वो कितनी बनेगी, 7516 किलोमीटर। तो ये देखिए भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। तो अब स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, तो हम देखेंगे स्थलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारा भारत, प्यारा भारत का नक्शा है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ से ये पूरी स्थलीय सीमा हमारी बनती हुई यहाँ से, और फिर इसके बाद यहाँ से ये पूरी स्थलीय सीमा हमारी ये बांग्लादेश के अंदर मिलते हुए, इसमें केवल और केवल काउंट की जाएगी स्थलीय सीमा। ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए, इसमें हम केवल और केवल काउंट करेंगे स्थलीय सीमा, ना कि हमारी जो समुद्री सीमा है उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो भारत की स्थलीय सीमा देख ली हमने, और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,08 किलोमीटर। तो भारत का जो पूरा क्षेत्रफल जो टोटल मिला के देखा जाएगा हमारा, तो 32 लाख किलोमीटर हमारे भारत का लगभग क्षेत्रफल बनता है। तो अब देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। तो इसको नोट कर लीजिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। इसके बाद देखते हैं भारत के पास विश्व का लगभग कितना भौगोलिक क्षेत्र है, तो 2.4% भाग है, तथा पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत में आपको दिखाना चाहूँगा प्रायद्वीपीय भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो ये आप देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये देखिए, ये पूरा हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार ड्राइंग करके दिखा देता हूँ कि ये जो पूरा हमारा क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। चलिए हम आते हैं दोबारा से हमारे पॉइंट पर। तो हम देख चुके हैं कि
भारत की कुल लंबाई 2% है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत कहलाता है। इसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो आप ये अंतर देखिए कि भारत में ही सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि अक्षांशीय और देशांतरीय जो हमारी जो रेखा हैं उनसे क्या फर्क पड़ता है। तो उनसे काफ़ी ज़्यादा यही फर्क पड़ता है कि आप देखेंगे जो अक्षांशीय रेखाएं वो खड़ी रेखाएं होती हैं और पृथ्वी का रोटेशन इस तरीके से होता है। तो भारत का अरुणाचल जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है और सबसे पश्चिमी गुजरात है, तो उसमें आपने यहाँ पर देखा कि लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके बाद सुएज नहर के बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की क्या हो गई, दूरी कम हो गई। चलिए इसके बाद आते हैं हमारा 16 पॉइंट, भारत की सीमा लगभग 7 पड़ोसी देशों से मिलती है। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत की सीमा लगभग 7 पड़ोसी देशों से मिलती है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश को छूती है। तो हम चलते हैं अब मैप पर और मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से भारत की सीमा किन किन पड़ोसी मुल्कों से छूती है और क्या क्या। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ से। तो ये सीमा देखिए, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे ये पूरा पाकिस्तान की सीमा और यहाँ से ये पूरा चीन की सीमा जाती हुई। ये जो हिस्सा जो इतना जो चीन ने निकाला है इसे अक्साई चीन कहते हैं और ये इसको बोलते हैं पीओके। ये वाला पूरा हिस्सा पीओके है और ये राजस्थान, पंजाब, ये पूरा बॉर्डर लगता हुआ पाकिस्तान से और यहाँ पर ये नेपाल से हमारा बॉर्डर शामिल होता है। और यहाँ पर आप देखिए भूटान, यह भी एक कंट्री, और ये बांग्लादेश जिससे सबसे अधिक हम लोगों की सीमा मिलती है। और यहाँ से आप देखेंगे ये म्यांमार से हमारी सीमा बनती हुई जाती है। और यहाँ जैसा कि सबको पता है प्रायद्वीपीय भारत की सीमा बनती है श्रीलंका से। तो लगभग हमारे पॉइंट इसमें कवर हो गए हैं। इसके बाद हम आते हैं 17 नंबर का पॉइंट हमारा देखते हैं, लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखते हैं लक्षद्वीप कहाँ स्थित है और आपका ये कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पर जब हम मैप पे जाएंगे तो हम देखते हैं इस तरीके से मैप को। ये देखिए आप, जैसा कि सभी को पता है हिंद महासागर ये है। हिंद महासागर को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी और जो पश्चिमी हिस्सा है उसे कहा जाता है अरब सागर। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये है हमारा लक्षद्वीप, जिसे मूंगा के द्वारा निर्मित भी कहा जाता है। लक्षद्वीप भारत में कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है, ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप, जिसे हिमालय के काल का ही माना जाता है। ये है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर स्थित है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में, और अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर अगेन। इसी के साथ हम देखते हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से भारत से अलग होता है। ये कई बार क्वेश्चन बनता है कि पाक जल संधि किन 2 जगहों को अलग करती है। तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये है पाक जल संधि। ये जो संधि है इसे पाक जल संधि कहते हैं, पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये भारत और श्रीलंका को जलीय सीमा से अलग करती है। ये देखिए यहाँ पर पाक जल संधि है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिए, पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ना कि पाकिस्तान और भारत को। तो यहाँ पर देखते हैं, शुरुआत करते हैं फिर से हम लोग। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि से अलग होता है। तथा 19वां पॉइंट हमारा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है, हमारा रेड क्लिफ। और जो चीन के बीच और भारत के बीच रेखा उसे क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जो अंग्रेजी काल में ही खींची गई थी। इसके बाद देखते हैं भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 22 अंश उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। इसके बाद आते हैं 21 पॉइंट, देश का दक्षिणी भाग की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे देश की जो दक्षिणी भाग की आकृति से त्रिभुजाकार कहा जाता है, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ से इस तरीके से ये त्रिभुजाकार आकृति इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है वो त्रिभुजीय आकार की है। चलिए आते हैं हम अब दोबारा हमारे कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर देखते हैं 22 अंश मिलता है, त्रिभुजाकार है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, तापमान, मौसम आदि पर पड़ता है। ये ऑब्वियस सी बात है। हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जब पढ़ेंगे तो हम इसको डीपली तरीके से अध्ययन करेंगे। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विषुवतीय रेखा के निकट होने के चलते हमेशा तापमान कैसा होता है, अधिक होता है। केरल और जो तमिलनाडु राज्य। और एक खास कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। और विषुवतीय रेखा से अधिक
दूर और अधिक ऊंचाई स्थित होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर में तापमान कैसा होता है, बहुत अधिक कम होता है। चलिए आते हैं यहाँ पर, देश का उत्तरी भाग शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरी भाग मतलब जो हिमालय का क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र शीतोष्ण में पड़ता है। हम देखते हैं ये जो हमारा भारत, प्यारा भारत, और ये जो पूरा क्षेत्र है ये उत्तरी क्षेत्र से कहा जाए, ये पूरा शीतोष्ण में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है, इसलिए इसे शीतोष्ण क्षेत्र माना। अक्षांशीय दूरी बढ़ने से दिन रात की अवधि में अंतर होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो अक्षांशीय दूरी होती है वो आड़ी रेखाएं होती हैं, तो इनकी दूरी बढ़ने से क्या होता है, दिन रात पर अंतर पड़ता है। केरल और तमिलनाडु में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में लगभग 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह अंतर कितना हो जाता है, 5 घंटे का हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर देखते हैं 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। ये इलाहाबाद के पास नैनी और कहीं कहीं पर मिलता है, मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। तो हम देखते हैं 82 और ये 30 मिनट 82.30 मिनट की ये जो रेखा है, ये मानक समय रेखा है हमारे भारत देश की। हम इसको काफ़ी अच्छे से समझना चाहेंगे। ये देखिए आप, ये यमुनोत्तर मानक, ये देखिए आप, ये हमारी यमुनोत्तर मानक रेखा ये गुजरती यहाँ पर, ये भारत को 2 भागों में काटती है। इसका भी क्वेश्चन बनता है कि किन किन राज्यों से गुजरती है, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा और आप लोग उससे क्लियरली समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का निर्माण किया। तो सार्क का जो दक्षिण एशिया क्षेत्र, आप हमेशा सुनते होंगे दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो हम लोग मैप में दोबारा से जाएंगे और हम देखेंगे दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से जो देश आते हैं वो आते हैं, जैसे सबसे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से आपका नेपाल, भूटान और बांग्ला, ये पूरा जो रीजन है इसे दक्षिण एशिया का क्षेत्र माना जाता है। तो ये सब जो हैं ये सब दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसे नाम दिया गया सार्क संगठन इसे नाम दिया गया। ये देखिए सार्क। और भारत पूर्ण रूप से विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, जैसा कि आपको पता हो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीपीय श्रृंखला को क्या कहा जाता है, एडम ब्रिज कहा जाता है। एडम ब्रिज जिसे हम लोग हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति में जिसे कहा जाता है राम जी द्वारा निर्मित, जिसे राम सेतु कहते हैं। हिंदू धर्म में इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। ये देखिए आप एडम ब्रिज, इसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। उस प्राचीन काल में क्या टेक्निक रही होगी, आप ये देखिए, इसे एडम ब्रिज कहा जाता है श्रीलंका और भारत के बीच में। और हमारी भारतीय संस्कृति में इसे राम सेतु कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने लगभग भारत के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारी ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, आगे भी हम इस तरीके के मैप के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।